Assalamualaikum. Good morning. Happy New Year. Everybody who is watching us, happy 2025. कैसा रहा आपका आगाज टू द स्टेपिंग इनटू द न्यू ईयर? कैसा रहा? बड़े शोर शराबे के साथ कोई एरियल फायरिंग सुनी है आपने? बड़े शोर शराबे, आतिशबाजी और एरियल फायरिंग में मुझे फर्क नहीं पता लग रहा था क्योंकि इतना शोर था, लेकिन एक फेस्टिविटी थी, एक हंगामा था, क्योंकि उससे पहले एज इन रात 12 बजे से पहले जो शहर का हाल था ना, सड़कों पे ट्रैफिक था, उसमें हम आगे चलकर बात करेंगे। उसमें लोग बड़ा जलीलो ख्वार, हाँ, थोड़ा सा ख्वार हो गए हैं वैसे, वन ऑफ देम, क्योंकि वैसे तो मजबूरी से ही वैसे कल सड़कों पे कोई होगा, वरना व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू गेट स्टक एक्सेप्ट न्यू ईयर की जो आमद थी ना, वो हमारे यहाँ तो 12 बजे ऑब्वियसली हुआ था, लेकिन उससे पहले वो सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से जो जहाँ से मामला शुरू होता है, तो वो हम देखना स्टार्ट हो गए थे कि क्या क्या हो रहा है। एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है ना, दुनिया में भी एक बड़ा कंपटीशन है कि आपने नए साल को किस तरह वेलकम किया, फायरवर्क्स किस लिहाज से फायरवर्क्स होते हैं। जस्ट इन दुबई अब्दुल्ला 58 मिनट्स के बुर्ज पे फायरवर्क्स हुए, ऑलमोस्ट वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि हम ये दिखाना शुरू करते हैं, हम बारी बारी आगे चलकर ये तमाम ममालिक और इनकी फेस्टिविटीज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दिखाएंगे एंड मेनी वर वर्थ वाचिंग। लेकिन सबसे पहले नए साल का चूंकि सूरज तुलू हुआ है और हम दुआ करेंगे, हम सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हम सब के लिए, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी, जो जो इस वक्त हमें देख रहा है, सुन रहा है, नया साल खुशियों वाला हो, बरकतों वाला हो, आपके जो मंसूबे रह गए हैं गुज़श्ता साल पूरे हैं उन्हें से वो मुकम्मल हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात चल रही हैं वो हल हो जाएं। कितनी अच्छी वैसे आपने बात की है, मतलब ये वाली दुआ तो हर रोज़ ही होनी चाहिए ना, क्योंकि वो मुश्किलात और चैलेंजेस चलें कह लें वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं फ्रॉम ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर भी है इसमें, लाहौर भी है लेकिन धुंध में लिपटा हुआ है, इसीलिए कहूँ यहीं से नजर नहीं आ रहा ना। हाँ, सो यस, सर्दी भी है, नए साल का सूरज भी हो गया है, और अभी हम अपने यहाँ के फायरवर्क्स का क्यों जिक्र ना करें सबसे पहले। अपने यहाँ का तो, क्योंकि वो तो आंखों देखा हाल है ना, वो तो आंखों देखा हाल है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में साल नौ का इस्तकबाल किया गया। उम्मीदों भरे नए दिन का आगाज़ भी हो चुका है। हज़ारों ख्वाहिशों के साथ साथ 2025 को खुशामदीद कहा गया है। कराची में पोस्ट ग्रैंड पे गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी हुई। चलें जी, कुछ तो हम आपको पेश कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट तक फायरवर्क्स जो हैं वो चलते रहे। आई मीन दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम बाय द वे, क्योंकि वो एक ही चीज़ हो रही होती है ना, वो तो ये सीवीयू के विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं, और सीवीयू को तो बंद नहीं किया हुआ था, तो लोग पहुंच ही गए फिर, यानी रश तो था, मतलब मैं नहीं निकला था इसलिए आई डोंट नो, लेकिन यस कल तक यही खबरें थी और हमने आपको बताया भी था कि सीवीयू के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं हर जगह से। और हर ये गवर्नर हाउस के विजुअल्स हैं जी, प्रिटी। और उन्होंने 40 मिनट का वादा किया था, अब कितने मिनट हुई है तो पता नहीं, लेकिन सर्टनली बड़ा ही खूबसूरत मंजर। उनका बेसिकली कहना था, कामरान तिजोरी साहब का, हमारे जो गवर्नर हैं यहाँ सिंध के, कि आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। तो अब आलमी रिकॉर्ड तो ऐसा पता नहीं वैसे किस लेवल पे कह रहे थे, लेकिन चले काफ़ी, 40 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग। अच्छा जी, अब हम दीगर बड़े शहरों के अलावा रोड़ी, हम हैदराबाद और दीगर शहरों के विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है रोड़ी के फायरवर्क्स कराची से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, जबरदस्त लग रहे हैं। ओके, नाउ वी आर शोइंग यू पेशावर के हैं। सो और खुशी तो खुशी होती है ना हर जगह, एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड एंड दैट इज द गुड थिंग। आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट। दिस इज ब्यूटीफुल। ये कहा था, दिस इज ब्यूटीफुल। चलिए ये भी हो गया, और इस्लामाबाद की भी दिखा दें। इस्लामाबाद decided to stay up till 12 to do some fireworks. ओहो, इस्लामाबाद में भी फाउंटेन शो भी होता है और यहाँ पे फायरवर्क्स का एहतमाम भी किया गया था, और ब्यूटीफुल। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरी रात अगर पूरे मुल्क में ये होता रहा हो, और जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो हमें पता ही है, मुकाबले में हम माशाल्लाह पूरा ऑलमोस्ट पिछले 1-2 महीने में टॉप पे रहे हैं, तो उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन हुई होगी। आई डोंट वांट टू डैम्पन एनीबॉडी स्पिरिट्स बाय सेइंग दैट, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें माइंडफुल वैसे ही हो जाना चाहिए कि कोई और तरीका कर लें सेलिब्रेशन का। बट आई गेस दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। आपको पता है ना, अक्रॉस द सिटी पाबंदी लगाई गई थी फायरवर्क्स वगैरह पे, तो फिर कहाँ हुए थे फाइनली?
पाबंदी तो थी, अब पता नहीं उस पर क्या कार्रवाई हुई। अच्छा जी, अब दुनिया की बात करेंगे। साल 2025 का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ और हमेशा ही वहां से होता है। रात 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान को दिन में तब्दील कर दिया। Look at that, कितना खूबसूरत है। It's very nice. And I love the colors. और फिर वो एक एलिवेशन है ना, जितनी लंबी बिल्डिंग होगी और उसके बीच में से हो रहे होंगे, जैसे बुर्ज में से निकल रहे होते हैं, तो वो एक और ही स्पेक्टेकुलर किस्म का सिचुएशन बन जाती है। फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज, आपको वो भी पता ही बड़ी है, खूबसूरत जगह है कि वहाँ भी जब होता है और सालों से हो रहा है, मतलब लोगों को पता होता है किधर हो रहे हैं। ये जी हांगकांग में आ जाते हैं अब हम। तो हर किसी ने कोई ना लंबी सी बिल्डिंग रखी हुई है इसी विक्टोरिया हार्बर। ताइवान में ताइपे टावर, ये तो थाईलैंड है। बैंकॉक में भी स्टनिंग, लगता है हर जगह ही हो रहा है बैंकॉक में तो फायरवर्क्स। स्टनिंग। अच्छा जी, अब आईफिल टावर देखना तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो चलें ये लें, हम आपको दिखा दें। नज़र आपको वैसे नहीं आएगा। अच्छा, ये तो उनका वो वाला दूसरा मॉन्यूमेंट, हाँ, जिसका मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ, ट्रायम्फ मॉन्यूमेंट। अच्छा, फायरवर्क्स के अलावा भी अब्दुल्ला देखें साइडों पे बड़ी मतलब लेजर शोज भी होते हैं, सजाया हुआ है सब कुछ। ऑब्वियसली न्यू ईयर 2025, लेजर्स, ड्रोन्स, यू नेम इट। अब तो ड्रोन शोज होते हैं दुबई में, तो बल्कि ड्रोन शो भी हुआ था। तो आ जाए लंदन चलें जी, लंदन चलें। देखिए इनकी जो ये टाइम, इनके जो ये क्लॉक टावर है ना, बिग बेन, और जो आवाज़ आती है, ये बड़ा ही आइकॉनिक इसलिए भी है क्योंकि 200 सालों से तो ये चीज़ है वहाँ। क्लॉक टावर्स तो बरतानिया वाले यहाँ भी बहुत से बना के गए हैं, हमारे यहाँ बस वो मेंटेन नहीं हो पाता। ये लो जी 12 बज गए मुबारक को, तो इर्द गिर्द आपको फायरवर्क्स नज़र आ रहे हैं। ओह वाह, लंदन आए। अच्छा, बड़ा क्यूरेट किया जाता है ना कि ये पहले एम ही नहीं बस छुल्ली छोड़ दी हवा में। दीज आर क्यूरेटेड फायरवर्क्स, और कितना अरसा लग जाता है इनको करने में, और हर साल टू टॉप इट एवरी ईयर। वैसे मेरा ख्याल है कि इट इज़ हाई टाइम हमारे यहाँ भी किसी शहर में अभी आए, ये जो बड़ा वाला झूला होता है ना, ये लग जाना चाहिए। ये बड़ा गोला वाला झूला। अब्दुल्ला ये देख लें पहले आप बुर्ज को, झूलों की बाद में बात करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, ये इन्होंने फायरवर्क्स किए कोई 40-50 मिनट फायरवर्क्स इनके चले, और मतलब कोई अखीर किस्म के लेवल के। और उससे पहले अब्दुल्ला बिफोर द मिडनाइट 20 मिनट तक इन्होंने ड्रोन शो किया, वो भी देखने वाला होता है। तो मतलब कि इनकी तो सेलिब्रेशन और लोग हजारों की तादाद में, आपको पता है ये फिर रश जो है ना सुबह जाके कहीं छटता है, मतलब इसके बाद ट्रैफिक भी घंटों जाम होती है और लोग फिर सुबह ही अपने घरों को पहुंच पाते हैं, लेकिन इट इज वर्थ इट। हाँ, बट टूरिस्ट कितना पहुंचा हुआ है इस काम के लिए, तो दुबई तो ऐसी जगह है कि हर जगह से ही लोग होते हैं। खूबसूरत, नाइस कलर्स एज वेल। लेकिन हमारे अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल ये हैं कि आज हमें ये सोचना है कि क्या हमें कराची में दोबारा ट्रैफिक में फंसना है आज या नहीं फंसना है, क्योंकि मुतअद्दिद धरने अभी चल रहे हैं। और कल आई हैव सीन विद माई ओन आइज़, मतलब एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, किसी को किसी की खबर नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी कौम यकदम बेहिस हो चुकी है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो धरने कर रहे हैं और जिस कॉज के लिए कर रहे हैं, कॉज तो बड़ी अच्छी है, लेकिन लोगों पर रहम करें। मतलब कॉज अच्छी तो नहीं, खैर कॉज बड़ी खतरनाक किस्म की कॉज है, लेकिन आपका वही मकसद है, तो बाकियों को क्यों अजियत में डाल रहे हैं? मतलब कॉज तो इसलिए अच्छी है कि अब आपका दिल और हमारा दिल सबका दिल कुरम वालों के साथ धड़कता है, लेकिन यहाँ लोग रश में फंस के जान गंवा रहे हैं। और दूसरा एग्जैक्टली ये बात नहीं समझ आती ना, वहाँ इतनी कुर्रम में जो पारा चनार वगैरह में जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हुआ उसके हवाले से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करें? मतलब ताकि एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आप अगले को क्यों अजियत में डाल रहे हैं। और दुनिया नए साल का जश्न तो मना ही रही थी, कराची के शहरी आज सुबह भी इस कन्फ्यूजन में है कि कौन से रास्ते खुले हैं।
कौन से बंद है? कल तो इंतहा हो गई मैं कहता हूँ, और ये बेहिसी की इंतहा है, और हम बस ये गुजारिश ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि इल्तिजा कर सकते हैं। इंतज़ामिया एक्शन लेती है तो फिर पुलिस वालों की मोटरसाइकिलें जला दी जाती हैं। इसके आप कुछ लोगों का ख्याल करें, और आपके जैसे इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं इस शहर में उनको इस अजियत में ना डालें, क्योंकि आपको नहीं पता किसी के दिल से क्या निकल रहा है। जिस वक्त वो जिस सूरत हाल में फंसा हुआ है ये वो ही जानता है। और मैंने खुद कल ये विजुअल्स देखे, कोरंगी के अतराफ इतना एक हम था, मतलब एम्बुलेंसेस, बीमार, बूढ़े, बच्चे, मतलब दुआ निकलती है दिल से कि कोई इस वक्त मजबूर ना हो जिसको बाहर निकलना पड़े। जो हालात हैं आजकल रात के, मतलब और कैसे ना निकले, मतलब रोजी कमानी है, रोटी कमानी है, दिहाड़ियों पे जाना है, मजदूर हैं, कारपेंटर हैं, मतलब प्लम्बर हैं, ये सब लोग अपने कामों में पहुंचेंगे तो अपने बच्चों के लिए रोटी लाएंगे ना। इतना बड़ा शहर है, इधर से उधर लोगों ने होना ही है ना, कैसे करेंगे? बाय एयर तो नहीं होंगे ना, वो सड़कों पे ही होंगे। तो ये कुछ हफ्तों से ये जो है धरना कहेंगे, प्रोटेस्ट, मुतासरीन से ज़ाहिर इज़्ज़ती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर जमातों ने भी उसमें माशाल्लाह शिरकत इख्तियार की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक हफ्ते कबल ये धरने शुरू हुए हैं। बाकी शहरों में तो धरने मखसूस मकामात पर थे, लेकिन कराची में इनका दायरा कार कुछ 14 मकामात तक पहुँच गया है, जो सब बड़ी मसरूफ सड़कें थी। कल जब हम बात कर रहे थे तो 6 तक बात नहीं आ गई। कल एक और जमात ने एंट्री दी, उन्होंने भी शुरू कर दी है। वैसे तो दिस टू द न्यू एंट्रेंट, मतलब पिछले 10 दिनों से सिलसिला हो रहा है, आप तब एंटर कर लेते। आपको क्यों याद आया कि जब खास तौर पे चीज़ जो है वो सेटल होने जा रही है तो नहीं, आपने कहा नहीं वेट करो, अभी एक हफ्ता मैंने भी डालना है। इस शहर में रहने वाला हर शख्स मुतासर हो रहा है, और ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में नरमी पैदा करे और लोगों का एहसास, इंसानियत का एहसास और अल्लाह की मखलूक का एहसास डाले कि वो लोगों को इस तरह सड़कों पर ना रोलें और ना अजियत दें। कल सपहर ही बता दिया गया था कि हुकूमत का क्या प्लान है, सुनिए ज़रा। कल रात उनसे उन्होंने दरख्वास्त की कि आप ये धरने ख़त्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि आप सारे ख़त्म करके एक जगह पे एक पुरअमन एहतजाज, उसमें हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ बैठेंगे, वो करें। हम नहीं चाहते कोई एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होगा। और आप जो कह रहे हैं अफरा तफरी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा कुछ तो कुछ अफरा तफरी होगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे, मैं फिर कहता हूँ हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी को तकलीफ देने का। मैं जैसे कहा कि हम खुद इस सानिए पे बहुत ज़्यादा गमज़दा है। अगर वो चाहते हैं हम खुद उनके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे किसी और को तकलीफ ना हो उस किस्म का एहतजाज होना चाहिए। अच्छा जी, और फिर हुआ क्या? इससे पहले के वज़ीर आला की बताई इस पॉलिसी पर अमल शुरू होता, एक और मजहबी जमात ने भी शहर भर में ज़िला कुरम से मुतालिक अपने मुतालबात के हक़ में धरना देना शुरू कर दिया। मतलब इतना लेट आपको क्यों आया याद, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो 2-4 मुतबादिल सड़कें थीं जो खुली थीं, जो चल रही थी, अल्टरनेटिव रूट्स थे, वो भी बंद हो गई, ख़त्म हो गया वो भी सीन। एनीवे, इस पे अब हम मजीद भी बहुत सी बातें वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ और मालूम करते हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान ये बताइएगा, चलिए फायरवर्क्स वगैरह तो हुए, हवाई फायरिंग भी होती है, और जितना भी मना कर लें और जितना भी लेक्चर दे दें और जितनी भी पाबंदियां लगा लें, जो शरारती हैं, जो इस तरह के मामलात में भी ये उनसे डालना चाहते हैं वायलेंस का, वो डालते हैं। तो हवाई फायरिंग की वजह से कल कितने लोग ज़ख्मी हुए या सब पुरसुकून रहा मामला? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि नया साल की होती है, लेकिन जो कराची की सिचुएशन थी उस हवाले से हवाई फायरिंग के ज़्यादा वाक़यात सामने नहीं आ सके। लोगों को जिस जगह पर पहुंचना था वो जो प्लान्स होते हैं जिसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल फायर वर्क से हुए, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन रात 2 बजे तक फायरिंग के वाक़यात, जो हवाई फायरिंग के वाक़यात ज़रूर होते रहे। हवाई फायरिंग के वाक़यात में गुज़िश्ता रात 10 से 12 अफराद को अस्पताल लेके जाया गया था, लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के टाइम पे रूल आउट होती है, पुलिस अपना डाटा मेंटेन करती है, उसी तरह से फिर उसकी तफसीलात सामने आती जाती है कि 12 अफराद जख्मी हुए हैं, अब तक अस्पतालों में लाए गए हैं। न्यू ईयर में जो हवाई फायरिंग की गई है उसकी जद में आए हैं। अच्छा, अब ज़ीशान बता दीजिए
कि कल तो जो देखा वो तो देखा ही, और फंसे भी, और बुरा हाल था। पूरा शहर ऐसा लग रहा था सड़कों पे ही है, चौक है, गरीब अमीर मजदूर, एंड फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि वो प्रोटेस्ट तो था ही, काम शाम भी चल रहे हैं, न्यू ईयर भी हो रही है, तो हर कोई लगता था कि बाहर आज भी वैसी ही सूरत हाल होगी दिन भर। जो धरने कल भी जारी थे वो आज उसी तरह जारी हैं या कुछ कम हुए? ज़ीशान माइक जरा ऊपर कर लें, आपकी बात सही नहीं, माइक भी जरा ऊपर कर लें। देखिए अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रोज़ से जो इस तरीके से आपको पता है, मैं इस वक्त नुमाइश के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन भी किया गया था। तकरीबन शाम 4:30 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद में जितने एहतजाजी धरना, जो कि मेरे में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, उसके ऊपर पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, दोनों जानिब से शदीद रिएक्शन आया। उसके बाद में यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो एहतजाजी कैंप लगाया गया था उसको हटा दिया गया था, उसको उखाड़ दिया गया था। कुछ मकामात में यहाँ पर तकरीबन 6 पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलें भी नजर आतिश की गई थी। पुलिस की जानिब से जो कैंप के अंदर स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए थे, वो एक जो यहाँ पर एक उसमें आग लगी हुई थी एक चौकी में, उसके अंदर उसको नजर आतिश कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर इस जगह को क्लियर करा दिया था। तकरीबन जो शेलिंग के मामला हैं, शेलिंग का जो ये पूरा ऑपरेशन है, वो तकरीबन रात 9 से 10 बजे तक जारी रहा, लेकिन उसके बाद में दोबारा से जो धरना था, जो मुजाहिरीन थे वो इस मकाम पर आ गए। उन्होंने एक सड़क को अभी भी बंद कर दिया, और आप मेरे अक़ल में देख सकते हैं कि अभी भी नुमाइश से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बहरहाल बंद है। गुज़िश्ता रात को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से 4 मकामात पर ऐसे धरने जारी थे। तो हम सुबह के औकात में ये मकामात की तादाद 5 हो गई है, जिसके अंदर एक नुमाइश का इलाका शामिल है, इसके अलावा वाटर पंप से अंचोली जाने वाली सड़क कामरान चौरंगी, इसके अलावा जो एक नए जो इलाके का इजाफा हुआ है वो समामा शॉपिंग मॉल जिसे कहते हैं, सफारी पार्क के करीब, वहाँ पे भी जो मुजाहिरीन हैं वो सड़क पे बैठ गए। तो ज़ीशान, अभी आप बता रहे हैं कि 5 मकामात हैं, नुमाइश इंक्लूडेड, जहाँ अभी ये प्रोटेस्ट जो है ये जारी है। सारी जमातों को आपने कवर कर लिया है ज़ीशान, जो धरना दे रही हैं, जो दूसरी एंटर हुई है वो भी? हाँ जी नहीं, मैंने एक जमात को इसके अंदर कवर किया है। जो दूसरी जमात है जिसने गुज़िश्ता रोज़ अपने जो मुख्तलिफ 60 मकामात का ऐलान किया था जमात की जानिब से, उनकी जानिब से इस वक्त शेरशाह पराचा चौक और औरंगी टाउन में 2 मकामात पे उनकी जानिब से एहतजाज जारी। तो इस वक्त मजमूई तौर पर कराची में 7 मकामात पर 2 जमातों की जानिब से एहतजाजी कैंप से लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। जी शुक्रिया ज़ीशान, मकामात तो जो हैं मजहबी पार्टीज, उनकी तरफ से एहतजाज के कैंप्स लगाए गए हैं। तो कल जो कि ख़त्म होती जा रही थी बात, जो कि लग रहा था कि 4 पे रह गई है, और फिर सारों को कहा जा रहा था कि एक ही जगह कन्वर्ज हो जाए जो नुमाइश है। साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, मतलब आप लोगों ने अपनी रिट बहाल कराने की कोशिश भी करके देख लिया, आज उसी जगह पे सड़क दोबारा बंद है। एक और जमात ने भी एंट्री दी है, उन्होंने भी धरने शुरू कर दिए हैं। और कल जो शहर का हाल था, आप इर्द गिर्द किसी से भी पूछती हैं, अगर आप खुद बाहर ना निकलती, कल लोग रुल गए हैं, मतलब आंसुओं से रो रहे थे। आई स्पोक टू समवन, 4-4 घंटे औरतें अकेली सड़कों पे फंसी रही हैं। क्या करना है आज? रहमानिर रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों को भी, और आपके स्क्रीन के थ्रू पूरे पाकिस्तान को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशहाली और खुशियों का पैगाम लेके आए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके ही शो पे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी कि कुरम एजेंसी के सानेहे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से हमें अफसोस है, और हम इस मामले को चाहते हैं कि जल्द अज जल्द KPK की गवर्नमेंट डिसाइड करे। और मौलवी MWM के जो लीडरान इस वक्त सड़कों पे बैठे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, आपके शो के थ्रू भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कराची के लोगों को तंग ना करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल न्यू ईयर नाइट थी, लोगों को घर जल्दी जाना होता है। वैसे भी कराची में ट्रैफिक के मामलात हैं, लेकिन वाकई लोग बहुत तकलीफ में हुए, क्योंकि इन लोगों ने कराची को मैदान जंग की शक्ल पेश करने की कोशिश की गई कि
मैसेज कराची की सड़कों पर कोई जंग हो रही है, नुमाइश चौरंगी हो, कामरान चौरंगी हो, वहां पर बिल्कुल पुलिस के साथ लड़ाई लड़ी गई जिसमें कई पुलिस वाले शदीद जख्मी हैं और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, गाड़ियां जलाई गई। ये अच्छा ना मैसेज आप इस शहर के लिए ना अच्छा मैसेज था, ना लोगों के लिए अच्छा मैसेज था। कल कुछ जगहें गवर्नमेंट ने क्लियर कराई और आज फिर ये दोबारा से रात से उस पे बैठ गए। देखिए रिट तो मैंने आपको आपके शो में पहले भी कहा था कि रिट गवर्नमेंट बहाल करेगी और आज गवर्नमेंट रिट बहाल करेगी। नहीं सादिया साहिबा, लेकिन ये रिट तो कल भी बहाल हुई थी गवर्नमेंट की रिट, तो इसी पे तो बात हो रही थी कि बहुत से इलाके जो हैं फिर पुलिस वालों की मोटरसाइकिलें जल गई थी, चौकी को आग लगा दी थी, फिर वो तो बेचारे अस्पताल पहुंचे। लेकिन अब तो जरा ज्यादा सीरियस एक्शन लेना होगा कि नहीं, क्योंकि अब तो ये मजीद मामला फैल गया। देखें इसका बिल्कुल सीरियस एक्शन लेना होगा। आपने खुद अभी वो सॉर्ट चलाया है, सीएम साहब ने कहा कि आप एक जगह बैठ जाए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर नहीं मानेंगे, देखिए सिर्फ इंतशार, ये कुरम एजेंसी के साथ इसमें कोई हमदर्दी नहीं है कि आप दूसरे शहर में जो कि बिजनेस हब है, लोगों को तकलीफ, आज बच्चों के स्कूल खुल गए, स्कूल जाना है, तो बिल्कुल आज गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन करेगी। रात को होम मिनिस्टर साहब ने भी हॉस्पिटल्स का विजिट किया है। जिन लोगों ने सरकारी इमलाक को, पुलिस की गाड़ियों को, मोबाइलों को, चौकी को आग लगाई है, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए होपफुली कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई का उल्टा नतीजा भी निकल जाता है ना। जब मजहबी जमातें इन्वॉल्व होती हैं तो फिर वो एक और रंग भी दे दिया जाता है। किस तरह कार्रवाई करेंगे कि मामला हाथ से भी ना निकले? देखिए बिल्कुल कोशिश की जाएगी। आपको पता है कि कोशिश होती रही, 5-6 दिन मुसलसल कोशिश होती रही। मिनिस्टर लेवल और मेयर कराची जो हैं वो खुद चल के गए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है। सीएम साहब ने भी पर्सनली इनको कमिश्नर और आईजी के थ्रू मैसेज कराया है। जाहिर सी बात है MWM एक मजहबी जमात है, लेकिन इस तरह की सियासत जिससे इंतशार फैले, शहर का लॉ एंड ऑर्डर हो, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। इंशाल्लाह वी विल ऑब्वियसली अच्छा एट द सेम टाइम एक सवाल हमें आपसे जरूर पूछना है कि जो आग लगाई गई 6 मोटरसाइकिलों को पुलिस वालों की चौकी को पथराव भी किया गया, सो पुलिस एहलकार जो एक्शन ले रहे थे, पुलिस एहलकार तो अस्पताल पहुंचे, सम विद सीरियस इंजरीज, उन पे मुकदमा दर्ज हुआ? जी उनकी शिनाख्त करके जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ, आपको मैंने कहा कि होम मिनिस्टर साहब ने रात को हॉस्पिटल विजिट किए और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, पुलिस पर अटैक किया है, पथराव किया है, गाड़ियां जलाई हैं, उनके खिलाफ FIR होगी और एक्शन होगा। नहीं तो वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क़यादत को भी नामजद करेंगे इन मुकदमों में? जाहिर सी बात है, देखिए अगर क़यादत की मौजूदगी थी नुमाइश चौरंगी पे सबसे ज्यादा और कामरान चौरंगी पे हुआ है, अगर क़यादत वहां मौजूद थी उस वक्त तो बिल्कुल क़यादत भी नामजद होगी, क्योंकि उनके ईमा पर ये काम हुआ है। इंतशार, किसी को भी इंतशार और पुलिस के खिलाफ एक्शन। जी सादिया साहिबा, एक और सवाल, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की एंगेजमेंट तो चल ही रही थी प्रोटेस्टर्स के साथ, लेकिन जिन्होंने कल एंट्री दी है, एक और जमात जो है, अब क्या दोबारा से उनके साथ बातचीत होगी? क्या दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं इस वक्त, उनके साथ आप राब्ते में हैं, आप लोगों की बातचीत हो रही है? एक से तो थे, दूसरों से भी है राब्ता? जी दूसरी पार्टी से भी गवर्नमेंट बातचीत कर रही है। उनको भी समझाया जा रहा है कि कराची के शहरियों को परेशान ना करे। कुरम एजेंसी का वाकया कोई पाकिस्तानी, कोई सियासी जमात ये नहीं कह रही कि वो जो हुआ है वो सही हुआ है। हर आदमी उसको कह रहा है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका सोल्यूशन निकाला जाए। KPK की गवर्नमेंट को आपके चैनल के थ्रू वहां के चीफ मिनिस्टर को कहूंगी, वो कल भी टीवी पे के कहते मैं जब चाहूंगा मसला हल कर लूंगा। तो भाई खुदा का वास्ता है कि वो मसला हल करे। आपके उस मसले ना हल होने की वजह से पाकिस्तान के दूसरे शहर, बिलखुसूस कराची के अवाम जो हैं उनको बहुत तकलीफ है। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा फॉर बीइंग विद अस। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत।
बड़ी परेशानी है कराची के लिए, बिकॉज देखिए पिछले साल की एंडिंग में हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं और अभी नए साल में हम स्टेप इन कर रहे हैं और वो ज़्यादा भड़क उठी है ये प्रोटेस्ट जो है। एट द एंड ऑफ द डे जिस वजह से सब कुछ हो रहा है वो मामला नीड्स टू सेटल डाउन क्विक। पहले मंगल तक का टाइम था जब शौकत यूसुफ ज़ई साहब से हमारी बात हुई थी, एक फरीक ने दस्तखत कर दिए, दूसरे ने मंगल का वक्त मांगा था, फिर वो बुध को गई बात, लेकिन अब ये भी खबर है कि आज जो जिरगा होना था वो भी मुलतवी हो गया है। सो ये मामला तो लटक गया है, लेकिन बाकी पाकिस्तान के शहरों और खुसूसन कराची में मसाइल बढ़ रहे हैं इस मामले की वजह से। अच्छा जी, बहुत सी और बातें भी करनी है, आज तो पहला दिन है साल का, बड़ी गप्पें लगाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। अच्छा अब जब नया साल होता है ना या कोई भी इस किस्म का ओकेजन हो, वैसे नया साल ही होता है, तो यू रियली वांट टू नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। या तो आपके सालगिरह हो या फिर नया साल हो। हाँ, फिर मतलब आप अपने जो आपने शायद जिंदगी में अपना हॉरोस्कोप ना पढ़ा हो या पढ़ा हो, लेकिन उस साल बड़ा उस वक्त आपका जो होता है उस मोमेंट पे बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है कि जी क्या होने वाला है, वी वांट टू नो। ये नया साल या पाकिस्तान के लिए हमारा तो इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तानी सियासत के बारे में भी हमारे पास बहुत से सवालात होते हैं, तो हम किससे पूछते हैं हर साल? मारूफ सितारा शनास हैं सामिया खान साहिबा हमारे साथ हैं, तो एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत शुक्रिया सामिया जी, कैसी हैं आप और क्या खबर दे रहे हैं सितारे? जरा होलिस्टिक सवाल है, आप बहुत कुछ बता सकती हैं इसमें। कितना ओपन एंडेड है वैसे सामिया, बस स्टार्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जियो में आपकी बहुत मशकूर हूँ, हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों के लिए। आप लोगों ने हस्बे रिवायत मेरा दिन ज़ाया नहीं जाने दिया। हमेशा मेरा नया साल आप लोगों के साथ शुरू होता है और शायद आप लोगों की बरकत है कि साल में भी बरकत पड़ जाती है और ज़िंदगी फिर से मोहलत देती है आप लोगों से हम कलाम होने के लिए। प्यारी बात की है सामिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको भी ये पता होगा कि लोगों का कितना इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप भी बिजी होती होंगी एटलीस्ट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। लेकिन बहुत सी खैर बातें हैं, तो अब एक मजमूई तौर पर बात कर लेते हैं। साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? ऑब्वियसली दैट्स द जनरल क्वेश्चन। और क्या 2024 से बेहतर होगा या सितारे जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रहे हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि देखिए धरती सलामत है, हमारा मुल्क सलामत है तो हम सलामत है, हमारा वजूद कायम है। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहती हूँ उमर अब्दुल्ला कि मुझसे कोई मेरी माँ का हाल पूछे या धरती माँ का, एक ही जैसा दर्द होता है। जो हो संभाला ना, मैंने अपनी माँ सेहतमंद देखी और एक ही जुमला सुना, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन असल में ऐसी सिचुएशन है कि 2024 का जो नंबर है ना 8 बनता था। आप 8 का अदद देखिए, इसके दरमियान से कहीं रास्ता नहीं निकलता। कंफ्यूजन, क्योस, बम्पी राइड आप लोगों ने सफ़र की। और जो 2025 है नंबर 9 इंशाल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म से एक तो रूहानियत का साल है और दूसरा जो ये बेनिफिट देगा हम लोगों को, कॉम्पनसेट करेगा हमारे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, उसकी तो मैं बात अभी आगे चल के करती हूँ। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला जो मुझे ज़रूरी कहनी है, ये एक ऐसा साल है ये क्योंकि मार्च है उल्टा चल रहा है, तो ये हवाई हादसात की खबरें आप सुन रहे हैं। आग लगने के वाक़यात बहुत सारे हो सकते हैं, ज़मीनी हादसात, फ़िज़ाई हादसात। अपने घरों में भी चूल्हों को मुकम्मल बंद कीजिए, हीटर बंद करके सोइए, क्योंकि ये इंडिविजुअल लाइफ को भी ये हिट कर सकता है। तो प्लीज़ हर कोई अपने लेवल पे अपना ख्याल रखे और ओवर स्पीडिंग ना करें, SOPs फॉलो करें ट्रैफिक में। तो ये भी मुझे साथ इसके बेसिकली आपका कहना है कि माइंडफुल रहें एंड बी केयरफुल, मतलब बहुत फ्रिवलेस टाइप ऑफ हरकतें ना करें। चलिए ये तो हम एक्चुअली ये सियासी मामलात की अभी बात करते हैं सामिया जी। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही मरकजी जमातें हैं, इन सब के लिए इस साल कैसा रहेगा? इमरान खान साहब की रिहाई का आपको इम्कान नज़र आता है इस साल? बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनते कब दिखाई दे रहे हैं? ये सब क्या है?
आपने भी इम्तिहान में डाल दिया कि अब समंदर को कूजे में बंद करना है मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम वक्त में इसको समराइज कर सकूं। आपको याद होगा कि आप ही के शोज पे मैंने बार बार कहा कि 18 जुलाई 2023 से एक सितारा जिसने शिकंजे में जकड़ा खान साहब को, और जिस भी बिना पे मैंने कहा कि मुझे आइसोलेशन नजर आती है, तो मैं एब्सोल्युटली नॉट कहने वाली तहरीक इंसाफ के लीडरान को कहना चाहती हूँ कि खान साहब के वही सितारे जिन्होंने उन्हें आइसोलेटेड किया, वही सितारे अब उनको रिलीफ देने आसमान की तरफ से तो रिलीफ शुरू हो जाएगा 12 जनवरी 2025 से, और दूसरी तारीख है 10 फरवरी 2025। इन 2 तारीखों से खान साहब के लिए रिलीफ शुरू हो जाएगा आसमानी सितारों से। लेकिन हुमार अब्दुल्ला जो बात बहुत जरूरी कहनी है कि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए, इनके लीडरान को चाहिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, वाइजली चलें, क्योंकि अगर इन्होंने इस वक्त की अफादियत से मुस्तफीद ना हुए तो मई से शुरू होने वाला वक्त फिर आइसोलेशन ही, फिर गुमनामी की तरफ लेके जाता है बानी पीटीआई को। तो इस वक्त तो उनकी किस्मत उन्हें रिलीफ देने जा रही है आसमान से। अब जमीनी इदारों से डील करना पॉजिटिवली ये इनके लीडरान के जिम्मे है। दूसरा जो आप लोगों ने सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जहां जुपिटर लेके पैदा हुए हुमार अब्दुल्ला जी, वहीं जुपिटर की पोजीशन आ चुकी हुई है। ये हो नहीं सकता कि बिलावल भुट्टो को ये सितारे नवाज के ना जाएं। सियासी दुल्हा ही नहीं, दूसरा दुल्हा बनने के भी इम्कानात बहुत रोशन है, बल्कि मैं कहना चाहूंगी उनके घर वालों को कि इस मुबारक वक्त से जो है वो जरूर फायदा उठाएं। तीसरा आपने सवाल किया सियासी जो स्टेबिलिटी या जो ये अलायंस है, जैसे मैंने आपसे हमेशा ही कहा कि वजीर आजम का मनसब इस मुल्क के जायचे में ही कंट्रोवर्शियल है, और जितने से दूर आए सदर आरिफ अलवी समेत वो 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए। लेकिन अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 21 मार्च सर्वाइव करा ली 2025 की, तो ये पहले वजीर आजम होंगे बशर्ते जिंदगी सेहत सलामती, जो कि अपनी मुद्दत फिर पूरी करेंगे। बड़े आपने डेट्स वगैरह भी आगे पीछे बता दी, समंदर को दरिया को कूजे में बंद कर दिया। गुड ऑन यू। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके कहने का मतलब है अब हर एक के लिए। हाँ, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना ये एक बड़ी बात है। अच्छा सामिया, फाइनली ये भी बताएं कि छोड़ दें सब कुछ, आम आदमी का कैसा साल गुजरेगा, क्योंकि एक आम आदमी का हर साल का सबसे बड़ा मसला होता है महंगाई, मतलब वहां से तो हम कभी उतरे ही नहीं। तो क्या नए साल में आम आदमी के लिए कोई आसानी आप देख रही हैं, आम आदमी का सितारा चमकेगा या नहीं? देखिए जो है जो आप लोगों ने अवाम के रिलीफ की बात की, मैं खुद अवाम हूँ, मुझे भी उसका इंतज़ार है। रिलीफ की शक्ल जो है वो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ट्रंप के आने से क्या धमाके होने जा रहे हैं। ट्रंप के आते ही उनकी अपनी मुश्किलात में बहुत इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का रिसेशन एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा, और जो न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे उसके नतीजे में पाकिस्तान में सेकंड हाफ में सरमायाकारी भी आएगी, सरमाया भी आएगा, और 15 मई 2025 से शुरू होने वाला पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमें अल्लाह के वलियों नेक बंदों ने भी दिखाया कि इस खित्ते से बहुत अहम काम लिया जाएगा। थैंक यू, हौसला भी हुआ, खुशी भी हुई आपसे मुलाकात करके, थैंक यू। अब डेफिनेटली आज सामिया का ना आज का दिन जो होता है आजकल में बड़ा ही मसरूफ होता है, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट शी टुक आउट द टाइम फॉर अस। अच्छा जी, बाकी हम आपको हमेशा ही कहते हैं कि जितने भी हम सितारे देख लें और वट एवर कर लें, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट आवरसेल्व्स, और खुद रिजॉल्व अपने अंदर कुछ फैसले अपने अंदर खुद करने होंगे बेहतरी लाने के लिए, एंड देन वर्क टुवर्ड्स देम। ये आज 1 जनवरी को हम आपको बता रहे हैं, और फिर साल के हर महीने कुछ हफ्तों बाद हम आपको याद दिलाते रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है, होमा जी आपको भी बता रहे हैं हम, जहां खवातीन के हकूक की आगाही ना होने के बराबर है आज भी, और उनके खिलाफ मजालिम हद से ज्यादा हैं। आज का दिन ये तय करना है हमें 2025 में क्या सूरत हाल वैसी रहेगी या बेहतर हम करेंगे, मिलकर करेंगे। कोशिश तो यही होती है। हाँ, पाकिस्तान में जो मसाइल सबसे ऊपर हैं, इनमें कम उम्री की शादी,
बहुत से मसाइल की जड़ ये है क्योंकि कम उम्र की शादी होती है, अभी 18-16 की भी नहीं होती बच्चियां, उनकी शादी कर दी जाती है, 15 साल की बच्ची माँ बनती है और फिर मसाइल का एक घनचक्कर है, एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है जो शुरू हो जाता है। बल्कि आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 18% लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, 18%। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर बिकॉज पॉपुलेशन ही आप देख लें तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस साहिबा हमारे साथ जेंडर एनालिस्ट हैं यूएन पॉपुलेशन फंड। हम तवक्को तो यही कर रहे थे या करते हैं कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई हो। आप लोग तो डेटा भी एनालाइज करते हैं, स्टाट्स भी आपके पास होते हैं। क्या हर गुजरते साल या गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम में कुछ कमी आई है? Assalamu alaikum ji. Thank you so much for having me here and happy new year to all of you, Humayun Abdullah and all of you. Thank you so much for this very important question. Basically, if we look at Pakistan, the kind of data which we use is Government of Pakistan's data. And the latest data we do have is from 2017 and 18, the Pakistan Health and Demographic Survey 2017-18, which the Government of Pakistan conducted. And according to that, 34% of ever married women, they face violence of different type, sexual violence, physical violence, psychological violence, and then on top of it, child marriage is also very high. When you look at the trend and percentage, probably it will look lesser in our region. We are on second lowest, but when we look at the population, we are 5th populous country of the world. It's huge in number, and as you already mentioned, 18% of girls, they are married off before the age of 18, and 3.6 before the age of 15. So it's huge number. It's actually in million. So it's impacting the violence as well as child marriage, impacting the overall well-being, life choices, health, education, everything, when it comes to women's and girls' life. Though over the time there has been kind of decrease and decline in child marriages, but with the increase of population, the number is probably not really decreasing. So it's like still very significant number of women and girls they are impacting. And now with this digital era, with the AI, with all those new different technology, it's even increasing more probably globally as well as in Pakistan, because it's taking very different shape. Violence is now taking very, very different shape. This technology has really provided an opportunity to bring services closer to them, to create awareness, to share, opportunity to share information, but at the same time, it has opened up, different avenues to do violence in a different shape. So like online violence. Online violence. You're sharing all this data with us, and which is startling data. Can we compare ourselves to any other country, maybe in in our own region as well, where we can learn something from how other countries, how other nations have tackled this issue? Because this is not an issue exclusive to Pakistan only, because we do know women have a very challenging time in the rest of the world as well. Yes, Huma, you're very right. Actually, globally, violence is everywhere. In developed setting, in developing setting, in every country, but it's more in conflict-prone, disaster-prone areas. In developing countries, there, gender inequalities and other factors, there is interplay of it. Countries have really progressed on it. To be able to really prevent violence and to respond to it, there has to be social norm change. That's very long term, of course. It is. It's not possible to really mitigate all sort of risk of violence and child marriage within a year, within 10 years probably. So it is very long-standing and long-term process, but social norm change is very important. Changing of all those discriminatory practices, laws, norms, that's very important. However, state can very, actively respond to it by providing all the services, by making them available, by collecting data,
up periodically on violence as well as child marriage, and also by making accountability very strong. So that's really, really important. It has a very strong role, and some countries, they have really progressed on it. Even in our region, you know, there are good laws in our country. Even, you know, we have very good laws. Implementation has been really a problem. Implementation has been a question. All right, Dilshad Saiba, lastly, we would like to know that what is UNFPA up to when it comes to gender-based violence online? We were just mentioning the digital world. Yeah, so Abdullah, this is technology facilitated gender-based violence. This is the global terminology which is used for online violence. And for UNFPA, it's really a strategic priority for us. We are working on this area by creating evidence, because this is so much changing world, and we don't know enough on technology facilitated violence yet. We don't really know the contributing factors. We don't really know how it's taking shape, who is really doing it, because this has created an opportunity for anyone sitting anywhere in the world doing violence to other person. We totally do understand this challenge, because this could be happening to somebody sitting in one corner of the world and the perpetrator might be in the other corner. That is a huge challenge, and not just for Pakistan, it's for the world as well. I'm sorry, that is all the time we have for this discussion. This Hayat, thank you for being with us. जो figures उन्होंने कुछ share किए ना, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, staggering figures. मतलब 3.6% of Pakistani girls under the age of 16 are getting married. और ये तादाद लाखों में बनती है. Yes. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस आएंगे. जियो पाकिस्तान अपने लेजेंड्स को कभी नहीं भूलता, और आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद सईद खान को, जिन्हें आप गेस करें कौन है जिन्हें आप और हम रंगीला के नाम से जानते हैं, आप और हम. तो आज 88वां यौम पैदाइश है आज. कैन यू इमेजिन कि रंगीला साहब को फिल्मों में काम करने का शौक जो है पारा चनार से लाहौर ले आया, और फिर एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री. ही इज सच अ रिकग्नाइजेबल फिगर कि जो इनके वक्त में नहीं भी थे, उन्होंने इनका काम देख के इनको याद रखेंगे. इनका ताल्लुक पारा चनार से, लेकिन इनकी उर्दू की अदायगी, इनकी पंजाबी की अदायगी, इनका एक्सप्रेशन, इनका लबो लहजा, इनका तलफ़्फ़ुज़, everything was on point. हाँ, he could like be from anywhere in Pakistan. मतलब ये इतने ज़्यादा एक national figure थे. Multi-talented writer, director, गुलूकार. ज़बरदस्त शख्सियात थी हमारे यहाँ. अच्छा जी, एक गाना हो जाए और साथ ही एक break. We'll see you in the second hour of Jio Pakistan. Happy New Year. अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के आप विजुअल्स देख रहे थे अभी जियो न्यूज़ पर. वहाँ पे अब साले 9 का आगाज़ किया जा रहा है. हमने उनको पहले ही कॉल करके बता दिया था कि सब ठीक है, साल शुरू हो जाएगा, फिक्र ना करो, और फिर उनका भी हो गया. वी वर फर्स्ट ना, हमसे भी पहले वैसे तो लोग थे. हम कुछ दिखा रहे हैं या नहीं? नहीं, हमने अभी तो दिखाया है. अच्छा ठीक है, मैं समझा, मजीद बात कर लेंगे इस बारे में, लेकिन आगे हम जरा क्रिकेट की बात करेंगे. साल 2024 तो गया, ये चलें आपके इसरार पर. थैंक यू, आई वांटेड टू सी ना, मैंने मिस कर दिया था. अच्छा, ये तो टाइम स्क्वायर लग रहा है न्यूयॉर्क में, और सर्दी का आलम. वैसे अब्दुल्ला, वैसे तो हमने जान से आपको ऑलमोस्ट तस्वीरें दिखाई हैं, वीडियोस. सर्दी तो हर जगह ही है, सर्दी है भाई. लोगों ने टोपियां शोपियां हुडियां शुडियां सब पहना हुआ है, सफेद लग रहे हैं. बस इतना ही दिखाना. थैंक यू. अभी हम वापस कमिंग बैक टू क्रिकेट. इस साल में शान और रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया का सुल्तान बनाएंगे. ये टारगेट बनाकर पूरे सिस्टम को साथ देना होगा. ये टारगेट है. आपकी कोई बात हुई है कोई पर्सनली उनसे? सुल्तान नहीं, वो नहीं, वैसे ही सुल्तान, क्रिकेट का सुल्तान. अब T20 से लेकर बांग्लादेश सीरीज वगैरह तक गुज़श्ता साल हमने बड़ी नाकामियां देखी हैं. एक सीरीज जो चल रही है, इसमें भी एक मैच तो हार चुके हैं, लेकिन अब एक नया साल है, नई उम्मीद होनी चाहिए. और इस साल हमने टुवर्ड्स द एंड बहुत अच्छा परफॉर्म, कुछ महीनों से हम एटलीस्ट वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा, अभी हमारा कैलेंडर जो है ना, स्टार्टिंग विद द न्यू ईयर, वो बड़ा ही बिजी कैलेंडर, क्रिकेट कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं. जनूबी अफ्रीका सीरीज के बाद वेस्ट इंडीज आएगी, और फिर न्यूजीलैंड, और फिर साउथ अफ्रीका के साथ भी जो है वो ट्राई सीरीज है. और मार्च में आपको बता दें कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड जाना है, और PSL है उसके बाद, और सबसे अहम पाकिस्तान में 29 ईयर्स बाद
क्या हो रहा है, आलमी लेवल का टूर्नामेंट भी होने जा रहा है, जिसके बारे में हम रोज ही बात कर रहे होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। और इस ट्रॉफी के लिए 3 जो हैं वो स्टेडियम्स की तकरीबन तामीर नौ जो है वो भी की जा, मतलब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है अब, फिनिशिंग पे और चल रहे हैं। ऐसे कैलेंडर में हमारे पास टेस्ट भी हैं, वनडे भी हैं, T20 भी हैं, तो एक बार फिर मौका है कि हम अपनी खोई हुई साख बहाल करा सकें। अक्सर सीरीज में होम एडवांटेज भी होगा और उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए सर्टनली, लेकिन सबसे अहम यह है कि रिजवान, बाबर शाहीन, नसीम हारिस के अलावा भी नए स्टार्स बने। वैसे मतलब आप साइम द न्यू स्टार, यू विल प्रॉब्ली विन द आईसीसी इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर। कामरान गुलाम, साइम, अब्बास जो है पुराने, अब्बास ने तो कल परसों ही क्या किया है, he has all the potential to become the next star as well. So बहुत लोग हैं, फोरम है। अच्छा, ये तो चलो प्लेयर्स की बात कर लिए ना, बोर्ड का किरदार भी बड़ा अहम है कि हाउ दे आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, और चले आए यही डिस्कशन करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है जी। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, और कौन है जी, बिल्कुल सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। सुहेल भाई लाहौर में, उनके पास चलते हैं, पीसीबी हेडक्वार्टर्स चूंकि लाहौर में, उनके पास जरा खबरें भी ले लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि स्टेडियम की तामीर नौ किस सतह पे पहुंची है। सुहेल भाई, जाहिर है आप कवर करते रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, साल 2024 का हम अहाता कर रहे हैं, अब नया साल उम्मीदों भरा है क्रिकेट को लेके भी। क्या आपको लगता है नए साल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आसानियां होंगी, हम अब जिस ट्रैक पे हैं उसमें आगे बेहतरी आएगी, या अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं? अब्दुल्ला, जो साल 2024 था उसके जो इब्तदाई 6 माह थे वो तो खासे मुश्किल रहे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप भी डिस्कशंस करते रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई, कप्तान की तब्दीली हुई, और सबसे बड़ा जो डिपैकल हुआ था वो ICC T20 वर्ल्ड कप के, जो T20 वर्ल्ड कप था उसके पहले ही राउंड से पाकिस्तान का बाहर होना था। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारते हैं, लेकिन आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में कम बैक करते हैं और 2 टेस्ट मैचेस जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतते हैं, साउथ अफ्रीका में जीतते हैं, लेकिन इख्तिताम जो है वो आपका शिकस्त के साथ होता है। तो हम इसको मिला जुला, अगर T20 वाला वर्ल्ड कप निकालते हैं तो मिला जुला साल कह सकते हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से। 2025 बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियाँ होनी थी वो तकरीबन तब्दीलियाँ हो चुकी हुई हैं। अब बड़े स्मूथली जो मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करना है। एक अरसा दराज के बाद 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ICC के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का बहुत कुछ स्टेक पे है, और पाकिस्तान ने साबित करना है कि अगर वो बाहिमी सीरीज़ जो बायलैटरल सीरीज़ थी उनकी अच्छे तरीके से मेज़बानी कर सकता है, तो फिर ये वाला जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है इसकी मेज़बानी अच्छे अंदाज से कर सकता है। पाकिस्तान को बहुत कुछ साबित करना है। जहाँ तक अभी आपने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन और उनकी रेनोवेशन की बात की, तो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी रुकावट आने वाले दिनों में लाहौर का वेदर होगा। कदाफी स्टेडियम की जो फिनिशिंग शुरू हो चुकी है, उसके चेयर्स लगने का काम 2 रोज़ पहले शुरू हुआ था, ग्रीन और वाइट कलर की चेयर्स लगना शुरू हो गई हैं। फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम जो कज़ाफ़ी स्टेडियम और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ में था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि फिनिशिंग में आप हमेशा अगर 5 मरले का घर भी बनाते हैं तो सबसे ज्यादा वक्त फिनिशिंग में ही लगता है। लेकिन अगर तो साइंटिफिकली प्लान किया होगा, जो कि आई एम श्योर किया होगा, तो हर चीज़ बनी बनाई आती है और वहाँ आके असेंबल कर दी जाती है। लेट्स सी क्या होगा। अच्छा भट्टी साहब, अब ये हमने बताया, एक तो बाय द वे हमने क्या हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को कहा है, हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। तो न्यू ईयर में जी हमने पूरा कैलेंडर हमने जो क्रिकेट का डिस्कस किया है, जिसमें ट्राई सीरीज है, PSL भी होना है, चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, और भी बड़ा क्रिकेट है। दैट्स अ लॉट। जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड, क्रिकेटर्स को रेस्ट एडिक्वेट मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो हुमा, अब्दुल्ला और आपके सारे देखने वालों को नया साल मुबारक, और यही दुआ है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये साल जो है बहुत सारी खुशियां लाए। देखिए, रेस्ट तो प्लेयर अपनी मर्जी से लेते हैं। अब जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस वक्त पाकिस्तान टीम से तो वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं इस वक्त ढाका में जाके। तो प्लेयर्स अपनी मर्जी से रेस्ट लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी आपने सोहेल इमरान भाई से सवाल किया चैलेंजेस का,
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो देखें, अब जो चैलेंजेस थे वो तकरीबन पूरे हो गए हैं और पाकिस्तान अब ये टूर्नामेंट करवाने की बिल्कुल पोजीशन में आ गया है। लेकिन मेरी नजर में 2025 में इससे भी बड़ा जो चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन होगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पिछले 9 साल में मैंने, आपने, हुमा अब्दुल्ला और सोहेल इमरान ने, हमने दुबई में भी जाकर पीएसएल के बहुत सारे मैचेस कवर किए, लेकिन ये पहला मौका है कि हम पीएसएल को करवा रहे हैं उस विंडो में जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी लीग हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की लीग है। तो मेरे ख्याल में पहली बात पे ये, लेकिन उसके बावजूद भी भट्टी साहब बड़े बड़े नाम आ रहे थे जो ड्राफ्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। मैं अब्दुल्ला यही आपसे डेविड वार्नर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े बड़े नाम आ गए, लेकिन अब इसमें भारत एक चालाकी कर सकता है कि अभी आईपीएल का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट होना बाकी है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से ज्यादा पैसे देकर सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट खराब हो, चालाकी वो भारत ले तो कर सकते हैं, मतलब वो तो है, वो बात तो तय है। मतलब एक आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है इज वन थिंग, लेकिन अभी हम क्यों, नए साल का आगाज ही हुआ है तो हम ऑलरेडी क्यों अज्यूम करेंगे ऐसा ही होगा? अल्लाह ना करेगा। तो यू नो, लेट्स गो विद द फ्लो, और कुछ बेहतरी वगैरह भी आ सकती है। अच्छा, कप्तानी के हवाले से अब आप दोनों से बात करते हैं। 2025 वनडे की तो अपेरेंटली सेटल्ड ही है कप्तानी। आपको लगता है टेस्ट की कप्तानी में कोई तब्दीली होगी नए साल में? भट्टी साहब आप बताइए, फिर सोहेल भाई आपके पास आते हैं। जी, मेरे ख्याल में वाइट बॉल में तो रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और शान मसूद की कप्तानी पर ये जो टेस्ट मैच अभी सेंचुरियन में 2-3 दिन पहले खत्म हुआ है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। गालिबन उसकी ये वजह है कि शान मसूद खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी हेडलाइन ब्रेक से पहले जब आप सामिया खान से बात कर रहे थे, तो कल वो किसी और चैनल पर थी, मैं वहां उनको सुन रहा था, तो उन्होंने ये पेशगोई की है कि 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट को नए स्टार मिलेंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को, उनकी बात वैसे तो बहुत सारी उनकी फोरकास्ट सही होती है, अगर वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को नए स्टार मिलेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे जो पुराने सुपरस्टार हैं, एक आध को तो हमें फिर खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कप्तानी के लिए टेस्ट मैच में बिल्कुल वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद पाकिस्तान जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल में एंटर होगा, तो शायद वहां पर पाकिस्तान टेस्ट मैच के कप्तान के लिए कुछ सोचो विचार करे। लेकिन मेरा ख्याल में बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, इनके बारे में भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या नेशनल सिलेक्शन कमेटी को ये फैसला करना है कि ये किस फॉर्मेट में खेल सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट में खेल सकते हैं। देखिए, हमारी जो लेगेसी रही है क्रिकेट में, वो फास्ट बॉलिंग की बड़ी जबरदस्त हमारी हिस्ट्री रही है, लेकिन आज हमारे पास जो फास्ट बॉलर हैं, या तो वो खेलते नहीं है टेस्ट क्रिकेट, या फिर 120-125 की स्पीड वाले फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। तो इस बारे में भी सोचो विचार की जरूरत है। लेकिन यस, टेस्ट मैच की कप्तानी जो है वो 2025 में एक सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल शायकीन भी चाहेंगे, और हमें और आपको भी इसका मुंतज़िर रहना भी तो, और डिसिप्लिन होना। मतलब कल वो ठक ठक वाला ना, मुझे सिकंदर की बात बड़ी अच्छी लगी कि अब्बास भी अराउंड देसी स्पीड ही बॉल करते हैं, लेकिन ठक आके बॉल पॉइंट पे गिरता है। मतलब एक परफेक्शन की, लेकिन सोहेल अभी सिर्फ अगर डिसिप्लिन्ड बॉलिंग जिसे कहते हैं ना, कप्तान वाली बात को मैं जल्दी से अपना पर्सपेक्टिव दे लें ताकि हम और बातें कर सकें। ऑल्टरनेटिव आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, भट्टी साहब ने एक इंसिनुएट तो कर दिया है कि कुछ बड़े हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, उनको शायद खुदाफिज ही करना पड़े। किसको देख रहे हैं कि खुदाफिज हो जाएंगे? अच्छा, एक हुमा, मैं ये सोच रहा था आप ही से बात, आपके सवाल पे और आपका कमेंट भी, कि आपका ख्याल है कि वेस्ट इंडीज वाले दौरे में उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही जो तब्दीली आया है, क्योंकि उससे पहले ना एक खिचड़ी सी पक जाती है। हाँ, टू सून हो जाएगा। जी सोहेल जी, जो शान मसूद की कप्तानी है वो बचे उस वक्त हैं जब पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस जीते इंग्लैंड के खिलाफ। जब मुल्तान में पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम बड़े बुरे तरीके से हारा था, तो उस वक्त उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया था, लेकिन उनकी बचत हो गई वो 2 टेस्ट मैचेस जीतने के बाद। अब क्योंकि एक टेस्ट मैच है, जो न्यू ईयर टेस्ट मैच है, केप टाउन में खेला जा रहा है, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस बैक टू बैक मुल्तान में है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कप्तान की तब्दीली अब इस वक्त होगी। जिस तरह माजिद भाई ने कहा कि जब नया सर्कल शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का,
तो डेफिनेटली अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आती शान मसूद की अपनी कप्तानी में भी, और ख़ास तौर पर उनकी जो इनफरादी परफॉर्मेंस है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो अगला सर्कल होगा उसमें नया कप्तान होगा पाकिस्तान का टेस्ट टीम का भी, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि रिजवान और वनडे और टेस्ट की कप्तानी हो सकती है उनके पास, और T20 के लिए एक यंगस्टर लड़के को जो है वो 2026 के लिए तैयार किया जा सकता है, ग्रूम किया जा सकता है। जहां तक आपने 3 स्टार बैटर्स की या बॉलर्स का जिक्र किया है, इनमें से भी 2 बॉलर जो हैं वो वाइट और रेड बॉल कह देंगे, जिसमें नसीम शाह हैं। बाबर आजम के लिए अब जो उनको एक पैगाम भी दे दिया गया है कुछ मैचेस जब उनको मुंतखब नहीं किया गया था, कि वो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो बाकायदा तौर पर T20 टीम का हिस्सा रहेंगे इस 2025 में। और भी हमें जो बातचीत होती रही है, हेड कोच जो आकिब जावेद देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं आगे कि बाबर आजम जो हैं वो शायद अब T20 का हिस्सा ना रहें साल 2025 में, और रिजवान ही वनडे और टेस्ट की कप्तानी करे। लेकिन डिपेंड करता है कि शान मसूद कितना इंप्रूवमेंट करते हैं अगले 3 टेस्ट मैचेस। बाबर भी ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन उनकी वो परफॉर्मेंस जो उनकी वजह शोहरत हुआ करती थी उसका भी हम इंतजार ही करते रह गए। मतलब अब तो लगता है साल से भी ऊपर ही हो गया। उनके हेडेज आर गॉन, मतलब अब थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मेरा ख्याल है करनी पड़ेगी। ऑल्दो he has done so much और इतना स्पेक्टेकुलर, और अभी भी रैंकिंग्स में he is there, he is very much there, लेकिन definitely we have to acknowledge कि वो बात नहीं रही। वाइस कैप्टन को फिर हमें इसी तरह किसी को साथ लेकर चलना चाहिए ना, जो साल बाद इस पोजीशन में हो, इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाए कि वो कप्तानी संभाल सके। सलमान या अब्दुल्ला जो हमारा टेस्ट मैच फॉर्मेट है, तो टेस्ट मैच के लिए तो सऊद शकील नायब कप्तान है और कंसिस्टेंट टेस्ट मैच में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी सेंचुरियन में भी उन्होंने 84 रन की ऐसी इनिंग्स खेली जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में आ गया। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सलमान अली आगा को अभी हमने T20 में ट्राई किया जिम्बाब्वे की सीरीज में, हालांकि अभी वो नए हैं, अभी वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल सऊद शकील और सलमान अली आगा ये 2 ऐसे नाम हैं जिन पे अगर आगे कहीं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में सिंध की आपको पता ही है कप्तानी भी कर चुके हैं। सो ये भी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे PSL में सऊद शकील। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, ये भी जबरदस्त खबर आ गई। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू सोहेल भाई, दैट्स नाइस। तो यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे सऊद शकील। नाइस, बस देखिए नई चीजें, क्योंकि देखिए बाकी क्रिकेट वगैरह तो जो हो ही रहा होता है, अच्छा एक अच्छा लीडर होना जरूरी है। हाँ, बड़ी गहरी आपने बात कर दी। इतनी गहरी नहीं थी, बहुत गहरी हो गई है। बाहर आ जाए। अच्छा जी, लीडरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एरिना में क्या हो रहा है, सियासी इस्तेहकाम हो, सियासी रवादारी भी साल 2025 में कौम को उम्मीद है कि सियासी क़यादत नए साल में कुछ नया करेगी। अब ये कुछ नया जो है ना, ये बड़ा आर्बिट्रेरी टर्म है, क्योंकि कुछ नया अच्छा भी हो सकता है और कुछ नया कुछ खास अच्छा ना भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। एक मुतनाज़ा इलेक्शन थे सर्टनली, उसके बाद पाकिस्तान में नई हुकूमत तो आ गई, लेकिन हम देखते रहे हैं कि सियासी कशीदगी का लेवल उतना ही रहा कि बेयकीनी की सूरत हाल बड़ी देर तक बरकरार रही और अभी भी है, मंडला तो रहे हैं। ऑल्दो हमें माशी आशारिये मुस्बत नज़र आ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन नहीं भी है। हुकूमत समझती है कि इन हालात के बावजूद मईशत को संभाला है, जो कि संभाला है, और आने वाले साल हमारे लिए बड़े अच्छे होने वाले, उम्मीद तो हम ये कर लेते हैं सब मिलके। अब कल उड़ान पाकिस्तान की बड़ी गूंज थी। उड़ान पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने ऐलान किया इस प्रोग्राम का, और आने वाले दिनों की बड़ी ही अच्छी तस्वीर दिखाई है। मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ, और सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है माशी तरक्की के साथ, लाज़िम मलज़ूम है। और चार्टर ऑफ इकॉनमी इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो पाया हकारत के साथ मेरे इस ऑफ़र को ठुकराया गया। फिर मैंने दोबारा उसको किया, तो आज भी हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी तरह यकसू हैं। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम बैठ जाएं तो यकीन करें कि हमारे आधे मसाइल वहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक तहम्मुल, बर्दाश्त, हामनी की इंतहाई ज़रूरत है, और इसी वजह से इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे।
अच्छा, तो अगर हुकूमत को ये पता है कि सियासी इस्तेकाम कितना ज़रूरी है तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अपोजिशन को भी ये एहसास डेफिनेटली होगा ना, मतलब दोनों चाहते तो होंगे, वरना बात आगे कैसे बढ़ेगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने, उनसे बात करते हैं। उमर, साल 2024 को हम सियासी लिहाज से और कुछ नहीं तो एक हंगामा खेज साल ज़रूर कह सकते हैं, कहीं भी ठहराव बर्दाश्त नज़र नहीं आया, एज़ ऑलवेज आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन जाते साल के आखिरी दिनों में मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो खुलना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि वो लग नहीं रहा था, बिल्कुल ही एंडिंग में जाके ये बात हुई है। तो क्या उम्मीद रखें कि नए साल में हालात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ होंगे, कुछ बेहतर होंगे? देखिए, मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन क्या वो खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे, इसका तयन 2 जनवरी को होगा कि जब दोनों तरफ से दोनों फ्रीकैन दोबारा से मिलेंगे और उसमें जो दोनों तरफ से अपनी अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स आएंगे, वहाँ से इस बात का तयन होगा कि बात आगे बढ़ पाएगी या नहीं। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बात आगे बढ़ पाएगी, अल्लाह करे कि आगे बढ़ पाए। लेकिन जो इधर से हुकूमती तरफ से जो ख्वाजा आसिफ हैं वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं, बल्कि वो अपने लोगों को बड़ा वार्न कर रहे हैं जी कि आपने जो इनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं ये कोई गेम ना डाल दें। और दूसरी तरफ से इमरान खान जो है उनकी तरफ से भी कोई ऐसा अमन का पैगाम नहीं आ रहा जो उन्होंने एक अभी इस साल के इख्तिताम पर या नए साल के आगाज़ के लिए जो उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। उसमें एक तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा कि वो जो एक सियासत की टीम है उसके बाहर में खिलाड़ी हैं, मतलब ये है कि उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। और जो नून लीग वाले हैं वो उनको पहला खिलाड़ी तस्वर करते हैं। और जो राना सनाउल्लाह ने बात की थी कि जो जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और जो इमरान खान साहब हैं ये अगर मिल बैठे हैं तो मामला आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें तो इमरान खान जो है वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते, वो उनको खिलाड़ी ही नहीं समझ रहे। तो खिलाड़ी नहीं समझते तो वो उनके साथ कैसे बैठेंगे। बाकी जो उनकी उम्मीदें हैं किसी हद तक वो इस पर भी हैं कि ट्रंप जो आता है तो उससे क्या हुकूमत पाकिस्तान पर कोई दबाव पड़ेगा, इस लिहाज से वो अभी तक पुरुम्मीद हैं। अच्छा चीमा साहब, अब आप भी कोई ख़ास पुरुम्मीद नहीं है मुज़ाकरात को लेके, लेकिन हुकूमत समझती है, चलिए अब ज़रा ओवरऑल कारकर्दगी की बात कर लेते हैं कि उनकी बड़ी कामयाबी है मौशी फ्रंट की परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस बता रहे हैं, अगले साल का विजन भी दिखा रहे हैं। अब शर्त यह है कि सियासी इस्तेहकाम कायम रहे। आपको लगता है कि हुकूमत को अपने मनसूबे पूरे करने के लिए स्पेस मिलेगी, टाइम मिलेगा? अभी देखें, अभी जो एक हुकूमत को चैलेंज आ रहा है, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने किसी हद तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं। अगर आज से 2 साल पहले का देखें तो उसकी निस्बत तो चीज़ें बेहतर हुई हैं, ख़राब नहीं हुई। एक टाइम पर तो जो डॉलर है उसने लोगों को परेशान किया हुआ था, फिर ये बैंकरप्सी की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूरत हाल माजी की निस्बत या हर गए दिन की निस्बत अभी सूरत हाल बेहतर है। लेकिन क्या आगे कोई सियासी इस्तेहकाम आएगा उसके बारे में कोई ज़मानत नहीं दे सकता। एक तो इन्हें पाकिस्तान लेवल पर भी मसाइल होंगे और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर भी चैलेंजेस आ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई जो ट्रंप हैं वो उनकी तरफ से कोई हम पर दबाव आता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो वो ये नहीं करते तो कोई मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कोई मज़ीद पाबंदियाँ आ जाती हैं, या IMF को कोई अमेरिका को स्क्रू करने की कोशिश करता है, तो उस लिहाज से चैलेंज आ सकते हैं। अगर ये उसके लिए पूरी दुनिया अपने आप को तैयार कर रही है कि ट्रंप की सदारत के हवाले से कि हमने इसको कैसे निपटना है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी तैयार होना चाहिए। तो अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं मईशत को, वो मुल्की के अलावा गैर मुल्की दोनों तरफ से आएंगे और इनके बारे में कोई बंदा ज़मानत नहीं दे सकता। अच्छा, बहुत सी बातें होगी, लेकिन एक अवामी मसला है और ये मामला जो है हुकाम माने या ना माने बराह रास्त सियासत से ही लिंक्ड है। इंटरनेट नए साल में उमर, इंटरनेट, सोशल मीडिया की बंदिश, सेंसरशिप, शटडाउन वगैरह ये सब कुछ, क्या ये सिलसिला मज़ीद चलेगा? हुकाम का ऐसा इरादा आपको लग रहा है या सब कुछ होके उन्होंने करके देख लिया है, शौक पूरे कर लिए आपने? हाँ, क्या आपकी सेंस क्या कह रही है? हुकूमत इंटरनेट के हवाले से जो कर रही है उसको आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि इंटरनेट की इकानमी कितनी बड़ी होती जा रही है और
इंटरनेट की इकानमी से वाबस्ता अफराद का रियासत पर इन्हिसार कम होता जा रहा है। आज का दौर जो है, आज के दौर में तो नोमैड वीज़ा भी अलाउ है। अगर कोई बंदा 1500 या 2000 डॉलर कमा रहा है तो वो कोई तकरीबन 22 ऐसे ममालिक हैं कि जिधर अप्लाई कर सकता है और वो उधर जाकर काम कर सकता है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि आपके लोग भी बाहर जाएंगे, चलें जिनके वो चले गए तो अच्छी बात है, वो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो ज़र मुबादला इधर पाकिस्तान में आ सकता था, जो डॉलर उनको पाकिस्तान में आ सकते थे, वो नहीं आ रहे, तो इससे इनको नुकसान होगा। और इंटरनेट की इकानमी बहुत बड़ी हो चुकी है। इनको इस मसले पर हम दर्दाना तौर पर भी गौर करना चाहिए और इवन अपने ज़ाती फ़ायदे में पर भी गौर करना चाहिए कि हम इस इकानमी से कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। हम इन लोगों को दबाने की बजाय इनके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं जो इंटरनेट की इकानमी से वाबस्ता हैं। अभी मुझे ये जो अभी क्या नाम है इसका, जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो ट्रेडिंग हो रही है, मेरे लिए एक हैरान कुन था, शॉकिंग थी ये बात कि उन लोगों की तादाद जो पाकिस्तान से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उससे कहीं ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि आप उनको अपने टैक्स नेट में लाएं, उनको इधर वो आपको टैक्स दें। इंडिया वाले जो हैं, इंडिया में अभी तक रेगुलेशन नहीं हुई लेकिन उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने कोई 30% तक लगाया हुआ है। और भी इवन अमेरिका जैसा मुल्क, उधर अभी रेगुलेशन तो अभी हो सकता है कि ट्रंप के आने की वजह से उसमें बड़ा एक बूम आएगा और वो तो स्ट्रेटजिक रिजर्व की तरफ भी जा रहे हैं बिटकॉइन के, लेकिन अभी तक रेगुलेशन नहीं हुई। रेगुलेशन के बगैर भी उधर ट्रेडिंग वगैरह अलाउड है। वो टैक्स लोगों से लेते हैं, यूके वाले टैक्स लोगों से लेते हैं। तो हम जो है कि हम एक अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम लोगों को ट्रेड से रोक नहीं पा रहे, वो रोक पा भी नहीं सकते। ये चीज़ें जो हैं स्टेट को समझना पड़ेगा कि इंटरनेट ने ओवरऑल चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। अब रियासत का उतना ज़्यादा चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है। तो सम रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत थैंक यू सो मच। ये तो एक एवेन्यू है क्रिप्टो वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब आप उनको टैक्स नेट में तो लाए ना, आपने रेगुलेशन जब बनानी है आप बना लीजिएगा, लेकिन ऑल दोज़ हू आर डूइंग इट एंड अर्निंग शुड बी टैक्स्ड। हाँ, दैट्स नाइस। तो ये कुछ अच्छा, ये एक और भी जाते जाते एक ब्रेक ले रहे हैं कि ये सारे कोई नई बातें नहीं हैं, ये अब तो एवरीबडी नोज एंड ऑल दैट। तो हुकूमत क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पे तवज्जो देती, विच मेक्स यू वंडर, डजंट इट? ओल्ड स्कूल पता नहीं सोच रही है प्रायोरिटीज। ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं। साल के आगाज़ पर ही सर्दी उरूज को पहुंचने वाली है, ये बता रहा है महकमा मौसमियात। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि बालाई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, सयाहों को खुसूसी तौर पर एहतियात करनी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में आज से 6 जनवरी तक बर्फबारी का इम्कान है। ये जब ये चीज़ें कह रहे होते हैं ना कि तेज़ हवाएं, बर्फबारी, फलाना, तो ये डराने की ये वर्ड्स ना, ये तो आपको अट्रैक्ट करते हैं। ये तो लोग कहेंगे तो ज़बरदस्ती हो गया भाई, हवाएं भी चल रही हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बारिशें भी हो रही हैं, तो ये डराने के लिए आपको कोई और चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा अब्दुल्ला, बिकॉज मुझे तो ये सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं जाऊँ। नहीं, आपको पता फिर जब पहाड़ों पर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो मसाइल बहुत पैदा होते हैं। तो हैं पंजाब के शिमाली इलाकों और मरी गलियात में भी तेज़ बर्फबारी का सिलसिला चलेगा, होती है, आपको पता है ना, जबकि मैदानी इलाकों में आंधी बारिश की पेशगोई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का बताया जा रहा है, जो पूरा हफ्ता वक्फे से होती रहेगी। स्कूलों की तातीलात और मौसम का ये वाला रुख देखने के लिए इन इलाकों में हज़ारों सयाह ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी, देख भी लेना, थोड़ा सा दिखाया भी जा रहा है। तो और भी बहुत सारे जाने का इरादा रखते हैं। यू नो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन कैलाश वैली। मैं यही हैरान था, मैं लिटरली इस बात पे हैरान था कि इस मौसम में कैलाश वैली तक पहुंचना, बिकॉज उनका न्यू ईयर की फेस्टिविटी उनकी और ही होती है। They really celebrated their way almost on a regular basis, और सालों गुजर गए हैं हम लोगों को साथ, और हम तो न्यू ईयर साथ ही मना रहे होते हैं। तो हम इतना, मतलब वी थिंक अबाउट गोइंग टू दीज प्लेसेस, और हमें जाना चाहिए, और हम कितने लोगों से इतनी बातें कर चुके हैं आपके, हम आई एम श्योर जाएंगे तो लोगों को वहाँ जानते होंगे, बट वी डोंट गो अब्दुल्ला। वी हैव टू चेंज दैट। 2026 में करेंगे चेंज। तो साल शुरू हो गया, अब क्या किया जा सकता है। तो ज़रा
डायरेक्टर मेट ऑफिस डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त दिया। डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, हमें तो यही पहले बताया गया था कि बहुत ही ड्राई विंटर्स हैं, ये जो बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं या मामूल की बारिशें हैं या ज़रा ज़्यादा होंगी? एक्चुअली जनवरी और फरवरी जो है विंटर रेनफॉल्स के पीरियड्स होते हैं और उसके अंदर हम अच्छी रेनफॉल्स एक्सपेक्ट करते हैं। दिसंबर में अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास बारिशें नहीं हुई, पूरा मुल्क जो है वो ड्राई स्पेल से गुजरा है, तो ये अच्छी पहली रेनफॉल स्पेल्स हैं होपफुली, जिसकी जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो किसान हजरात हैं, ख़ासतौर पे जो बारानी इलाके हैं उनके ऊपर, कि वहाँ पे जो है वो फसलों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। इसके साथ साथ स्नोफॉल जो है एक्यूमुलेशन होती है हमारे माउंटेनियस एरियाज़ पे, और जो स्नो बैंक है वो इम्प्रूव करता है, तो जो स्नोफॉल होगी उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी होती है एक्सट्रीम रेनफॉल्स के अंदर, स्नोफॉल्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी इलनेस आती है, कोल्ड वेव कंडीशंस आती हैं, जिसकी वजह से हेल्थ कंडीशंस थोड़ी सी जो लोग चैलेंज्ड हैं हेल्थ के हवाले से, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन हमें उसके साथ साथ जो है वो दोनों चीज़ों के साथ हमें जो है वो कूप करना चाहिए। तो ओवरऑल जो है ये अच्छा स्पेल है, फर्स्ट रेनफॉल विंटर रेनफॉल स्पेल है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो कमी थी पानी की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। अच्छा डॉक्टर ज़हीर, ये भी बता दीजिएगा कि एक तो आप कह रहे हैं कि वो अनयूजुअल था कि बड़ा ड्राई स्पेल रहा, दो चीज़ें, अब जो मौसम आप देख रहे हैं वो आपको नॉर्मल लग रहा है विद द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, ये बता दें। दूसरा, कराची के हवाले से ये कहा जा रहा था कि एक नया कोल्ड वेव कह दें आप, वो स्पेल भी आना है, आर वी इन इट ऑलरेडी या अभी आना है? देखिए जो विंटर रेनफॉल्स हैं वो हमारे यहाँ दिसंबर में, जैसे कि मैंने कहा था कि वो थोड़ी सी नॉर्मली लो हुई थी। जनवरी के अंदर हम ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में नॉर्मल के करीब रेनफॉल्स होंगी, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट पार्ट जैसे पंजाब के ज़्यादा हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़्यादा हिस्से हैं, इनमें थोड़ी सी नॉर्मल रेनफॉल्स हो सकती हैं, लेकिन जो सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री है उसमें बिलो नॉर्मल। तो लेकिन ओवरऑल जो है वो जनवरी के महीने में नॉर्मल के करीब जो है वो बारिशें जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो हम इस रेनफॉल स्पेल से गुजरेंगे। रेनफॉल स्पेल जो है वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है मुल्क के बालाई हिस्सों में और वस्ती हिस्सों में, और जैसे ही ये रेनफॉल स्पेल गुजरेगा तो इसके बाद एक कोल्ड वेव कंडीशंस जो है वो डेवलप होंगी, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर बशमूल जो हमारे कोस्टल बेल्ट है, कराची के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के जो बेशतर इलाके हैं, पंजाब में, उसमें फिर वो कोल्ड वेव जो है वो पेनिट्रेट करेगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी अब साल का आगाज़ भी है डॉक्टर साहब, तो हम एक ओवरऑल इस साल की प्रेडिक्शन शायद अभी तो शायद ले सकें। प्रेडिक्शन क्या, अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकें साल के आगाज़ पे ही, फोरकास्ट ले लीजिए, ये साल मौसमी एतबार से कैसा रहेगा? क्योंकि हमने बहुत ही चैलेंजेस देखे, स्मॉग का इतना बड़ा चैलेंज था, फिर मतलब कोई अनयूजुअल बारिश, कोई गर्मी कितनी ज़्यादा थी, 2024 तो गर्म तरीन साल था इन हिस्ट्री। सो इस मरतबा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवर द इयर्स हम जो जिस चैलेंजेस से वेदर और क्लाइमेट के हवाले से हम फेस कर रहे हैं, तो वो चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि 2025 के अंदर भी हमें जो कि चैलेंजेस जो हैं वेदर के हवाले से और क्लाइमेट के हवाले से जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और जो ग्लोबल प्रोजेक्शन हैं वो भी इसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ओवर द ईयर्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो हमें उस हवाले से जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम एक तो वेदर फोरकास्ट को जो है वो सीरियसली लें, और उसके अलावा हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको डेवलप इस तरह करें कि हम क्लाइमेट चेंज से जो है वो नबरदाश्त हो सके। तो ओवरऑल अगर हम विंटर की बात करें सबसे पहले, तो विंटर के अंदर जो है वो हम ओवरऑल जनवरी के महीने में नॉर्मल के करीब बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से अबव नॉर्मल रहेंगे। ओवरऑल अगर विंटर की बात करें दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल कुछ हिस्सों में, खासतौर पर जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं उनमें नॉर्मल के करीब बारिशें रहेंगी, लेकिन मुल्क के जो सदर्न पार्ट्स हैं जिसमें बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्से हैं, सिंध के, उसमें बिलो नॉर्मल रेनफॉल जो है ओवरऑल विंटर में। अच्छा डॉक्टर ज़हीर, ये भी बताइएगा कि स्मॉग के हवाले से अब जो बारिशों की फोरकास्ट आपने की है, जो कि एक्चुअली लाहौर में अगर देखा जाए तो हो भी रही है कुछ दिन से, तो स्मॉग कंट्रोल हो जाएगी इसमें? काफ़ी हद तक वैसे तो कंट्रोल हुई है, लेकिन मज़ीद हो सकती है?
देखिए रेनफॉल का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और किसी हद तक जो है वो फजा जो है वो साफ हो जाती है। तो रेनफॉल्स जो है वो हमेशा एक एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव करती हैं। डॉक्टर साहब ब्रीफली क्विकली बताइएगा, धुंध का राज है लाहौर में, तो नया सूरज भी नहीं देखने को मिला, मोटरवेज बंद होती हैं, मैदानी इलाकों में सारी हमारी हादसात कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। सो ये धुंध वाला स्पेल अभी पूरा महीना जनवरी का चलेगा या 1-2 हफ्ते में कुछ बेहतर हो जाएगा? बारिश के दौरान जो है वो फॉग भी जो है वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाती है और विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगी, बारिश का स्पेल खत्म होगा, तो उसके बाद फिर जो प्लेन एरियाज में जो है फॉग जो है वो डेवलप हो जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिर जब हम फरवरी में दाखिल होंगे तो टेम्परेचर्स इंक्रीज करना शुरू होंगे, तो फिर फॉग की कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू। शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर। थैंक यू। ओके, सो दिस इज द फोरकास्ट नाउ। हम बात थे ना डॉक्टर ज़हीर से, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि अब हम भी सेंसिटाइज हो ही गए हैं बाकी दुनिया की तरह कि हम कहीं निकल रहे हो, कुछ करना हो, कुछ प्लान करना हो तो अपना वेदर ऐप ज़रूर खोल लेते हैं। आई थिंक एटलीस्ट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अब फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि नहीं जी बारिश नहीं होनी तो धूप ही निकली हुई है एंड ऑल दैट। नहीं, नाउ दे चेक बिकॉज कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। कराची में तो कराची, मैं कराची की सिर्फ बात नहीं कर रही, वैसे मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद कराची में कुछ नहीं होता। कराची में एक ही मौसम चलता है वैसे। आजकल जो मौसम है, बिकॉज लाइक टुडे आई एम नॉट फीलिंग सो कोल्ड। ये है नया साल का तो नजर तो आ रहा है इतना, मतलब मीनारे पाकिस्तान, ये धुंध की लपेट में ही है पूरा शहर। अच्छा लग रहा है मुझे तो, बड़ा ही कूल किस्म का लग रहा है और सर्दियों में आई डोंट एक्सपेक्ट एनी लेस। आपको पता है अगर ये बहुत दिन चले ना तो बहुत अफसुर्दगी भी फैल जाती है, सैडनेस सी हो जाती है, वो लंदन ग्रेज की तरह। हालांकि वो तो हमें लंदन, आपको पता है लंदन में रहने वाले लोग बाकायदा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, आई वुड टू अगर ये बर्दाश्त करना पड़े इस किस्म का मौसम। ब्रेक की बात में Then we are forced to talk about things that did not work out well in 2024 और उसमें एक चीज़ है पोलियो मुहिम, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं जितने तवातुर के साथ और जितनी मर्तबा एक साल में पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन मुहिम चलती हैं, पोलियो के नंबर्स तो बढ़ते ही चले गए। सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग। इनफैक्ट पिछले बहुत से सालों में 2024 में हमने सबसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो देखे, विच केम टू अराउंड 68। 3 साल पहले आपको पता है एक ऐसा पीरियड था जब 14 माह में पाकिस्तान में कोई केस सामने नहीं आया था। महसूस हो रहा था कि हम इस वायरस के मुकम्मल खात्मे के करीब पहुंच गए हैं। फिर जो अफ़गानिस्तान के अलावा में सूरत हाल बनी उसमें पाकिस्तान का भी असर पड़ा। 2024 के सिर्फ एक साल में 69 केसेस। अच्छा, 69। जी, इससे भी बुरी खबर यह है कि किसी मखसूस इलाके से नहीं आ रहे हैं, ये मुल्क भर से आ रहे हैं। 27 बलूचिस्तान से, 20 पख्तूनख्वा से, 19 सिंध से और पंजाब और इस्लामाबाद से भी एक पोलियो केस की तस्दीक हुई है। कौमी इंसदाद पोलियो ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवार साहब, साल 2024 को याद रखने के लिए और भी बहुत कुछ था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी नाकामी पोलियो की सूरत में देखना पड़ी। इस एक साल में 70 के करीब केसेस आना अलार्मिंग है। क्या वजह रही? क्या टेस्टिंग ज़्यादा हुई या वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैला? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास 69 केसेस आज तक हो चुके हैं और ये हमारे केसेस हर सूबे में हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद सिंध में, KPK में हैं, पंजाब में एक केस है, एक ICT में है। ओवरऑल 69 केसेस हैं और ये इस बात को भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इंडिकेट करता है कि ऐसे हमारी जो पोलियो कैंपेन्स हैं हम इफ़ेक्टिव नहीं कर सके। जो करंट एपिडेमियोलॉजी है, हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जो मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है, जो इस बात की एक निशानदेही करता है कि इस वायरस से हमारे बच्चे कितने वल्नरेबल हैं। दूसरी जो बात आपने कही कि हमारी इसमें कि नाकामी है, हम इसको नहीं कर सके, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि हम जो टोटली इफेक्टिव कैंपेन जिसे हम कहें पूरे पाकिस्तान में हम एक साथ 100% बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते। हर दफ़ा बच्चे ख़ास पॉकेट्स में, क्लस्टर्स में बच्चे रह जाते हैं जो एक वायरस को सस्टेन करते हैं और फिर जब वो वायरस को सस्टेन करते हैं, वायरस उनके गट में रहता है और जब वो शेड करते हैं तो एक
मैं कहूँगा एक विशेष सर्कल है, दोबारा हम इन्फेक्ट हो जाते हैं और सारे के सारा जो आज एपिडेमियोलॉजी आप देख रहे हैं वो इस वजह से है। अनवर साहब ठीक है, आपने भी समझा दिया, लेकिन कहाँ हम साल में 2-4 केसेस देखते थे और कहाँ 60-70, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई गफलत तो हुई है। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ हम सारे बेसिकली तो ये मैं कहूँगा ऑपरेशनल फेलियर है। हम बार जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ख़ास एक पॉकेट के अंदर हम चीज़ें हम मिस कर देते हैं, बच्चे हमसे रह जाते हैं, वो बच्चे सस्टेन करते हैं। दूसरी बात है कि एक और जो ज़्यादा केसेस आने की वजह, मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद हमने ये एक रीज़न है, एक रीज़न तो है कि हमने एक अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सेकंड रीज़न ये है कि सर्वेलेंस सिस्टम को हमने बहुत अपडेट किया। अब हमारे सिस्टम में इस बात का सवाल नहीं पैदा होता कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसको वायरस हो, वो मिस हो जाए। अच्छा सर, नया साल है, नई उम्मीद यही है कि इस साल हम पोलियो पे काबू पा लें, ये कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? कोई प्लान है मजबूत? ये कैसे होगा ये तो सबको पता है, ये सिर्फ इसी तरह ही होगा। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही और शी हैज़ टू मेक इट श्योर कि वो अपने बच्चों को वो पोलियो के खतरे पिलाए। हमारे देखिए जो ओवरऑल टारगेट होता है, 44.5 मिलियन टारगेट होता है हमारा पूरे पाकिस्तान में। टीमें 4.5 लाख से टीमें हैं जो घर घर जाती हैं, इस जगह वॉलंटियर लोग हैं जाते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो इन टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। एट टाइम मेजॉरिटी तो कोऑपरेट करते हैं, बट एट टाइम ये होता है कि वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं वालिदैन, बच्चों को कई दफ़ा वैक्सीन पिलवाते भी नहीं हैं, कई लोग मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सारी मिल के अगर आप हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से करना शुरू कर दें, आप पूरे पाकिस्तान पे देखेंगे तो हम काफ़ी चंक 3 या 4% बच्चे मिस कर लेते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी नाकामी है, आज तक हम इस वायरस को एराडिकेट नहीं कर सके। सबसे बड़ी रीज़न है कि 5-7% बच्चे जो आप हमेशा मिस करते हैं। वेरियस रीज़न्स हैं, कोई मिसकंसेप्शन थोड़ी बहुत ही हो जाती है, कई बच्चे वालिदैन रिफ्यूज़ कर देते हैं। एट टाइम ऐसा भी होता है बीच में कि बच्चे अवेलेबल नहीं होते, तो इस वजह से वो जो बच्चे मिस हो जाते हैं वो तो उस वायरस को सस्टेन करते हैं। फिर जिस जगह पे भी जब उनकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको शेड करते हैं, तो दोबारा ये वायरस इन्फेक्ट करता है, सीवरेज सिस्टम में चला जाता है। जो बच्चा से कंटेक्ट करेगा उसके बाद उस बच्चे को लग जाएगा और अल्टीमेटली ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमने 2021 के अंदर हमने इसको 14 मार्च तक पाकिस्तान में कोई केस नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम उस इम्पेटस को हम मेंटेन नहीं कर सके, टीम्स की गफलत और हम ओवरऑल सबकी इदारों की भी मैं वुड से कि हमने एक अच्छा कैंपेन नहीं की, जिसकी वजह से जो अभी की एपिडेमियोलॉजी है हम इसमें है, जिसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद थे अनवारुल हक साहब। हुकूमत की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना उसमें नंबर 1 पे होना चाहिए, और इस तरह के बयानात हमें हाईएस्ट लेवल से नज़र आए भी हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू मुझे याद आ गई, अभी तो 69 हो गए हैं, मगर उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब 60 थे तो बड़ा कंसर्न था, और अब तो 69 70 के करीब पहुँच गए हैं। सो वज़ीर आज़म ने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की और सूबाई हुकूमतों की अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। चलिए, इसमें तो हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का नए साल को लेकर बयान भी सामने आ रहा है, जिसमें वो इस साल को लेकर नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब के लिए, हम सब के लिए नया साल अच्छा रहे, अच्छा गुजरे। मसाइल हमारे चैलेंजेस हैं, हम सबको मालूम है, इतराक है, लेकिन हम उनको काबू पा सकें, उनको अबूर कर सकें। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।